बच्चों, आज मैं गलता लोहा पाठ की व्याख्या करने जा रहा हूँ। आज से शुरुआत करने जा रहा हूँ और इस व्याख्या को सुनने से पहले आप एक बार इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तब व्याख्या समझ में आएगी। तो मैं शुरुआत पहले पैराग्राफ से करने जा रहा हूँ व्याख्या की। पहले मैं इसका सस्वर वाचन करने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद उसके बारे में जो क्लिष्ट चीज़ें होंगी उसकी व्याख्या मैं करूँगा। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनगूंज शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। मोहन अपने बचपन के सहपाठी धनराम के टोले की तरफ, उसके घर की तरफ जा रहा है और उसकी कार्यशाला में होने वाले कुछ क्रियाकलापों की जो दृश्य है उसके दिमाग में चलता है। शिल्पकार टोला का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पर शिल्पी लोग रहते हैं, जैसे लोहार हैं, बढ़ई हैं। और तो ये जहाँ पर धनराम का घर था वो लोहारों का टोला था। लोहारों के लोगों के रहने की लोहार लोगों के रहने की पूरी एक जगह थी। तो इस पैराग्राफ में धनराम के जहाँ पर वो लोहे के औजार बनाता था वहाँ पर घटने वाली घटनाओं की बात उसके दिमाग में चल रही है और वह शिल्पकार टोली की ओर जाते हुए सोच रहा है कि किस तरह धनराम लोहार के कार्य करने का तरीका है। अब आगे आते हैं। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कराएगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निःश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था, अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई वैसे ही अनुत्तरित रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर
हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। अब उसकी इस पूरे प्रकरण में मोहन लोहार टोली की ओर जाने का पूरा प्रसंग बताता है कि क्यों वह लोहार टोली की ओर गया। उसके पिता एक पुरोहित थे, पुरोहिताई का काम करते थे और ऐसा करके वो घर की जीविका चलाते थे। मोहन पढ़ा लिखा युवक था और वह न ही पुरोहिताई जानता था, कर्मकांड जानता था और न ही उसे कर्मकांड करने का कोई अभ्यास था। तो यहाँ पर वो वृद्ध हो चुके हैं मोहन के पिता और उससे कहना चाहते हैं कि आज चंद्रदत्त जी के यहाँ एक पूजा करनी है। मोहन से एक सहायता के उसमें, लेकिन उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है क्योंकि चंद्रदत्त जी का घर काफ़ी ऊंचाई पर है, जिसके लिए काफ़ी दूरी तक ऊंचाई पर चढ़कर जाना पड़ता है और चूँकि उनका वृद्ध शरीर है इसलिए वो आज व्रत उपवास भी उतना नहीं झेल पाते। तो किसी तरह वो पुरोहिताई करके येन केन प्रकारेण गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर अब चूँकि उसे इस पैतृक काम में मोहन कोई अपने पिता की हेल्प नहीं कर सकता, सहायता नहीं कर सकता, इसलिए वह उनकी दूसरे तरह से हेल्प करने की सोचता है। वह हंसुआ मतलब कि एक झाड़ी काटने वाली एक औजार है, लोहे का बना होता है जिस पे लकड़ी का बेंट होता है, उसे लेकर वह अपने खेतों के किनारे की कटीली झाड़ियों को काटने के लिए निकल पड़ा कि पिता की कुछ तो हेल्प की जाए। जब उन्होंने कहा है उस क्षेत्र में तो उनकी हेल्प नहीं कर सकता, पुरोहिताई के क्षेत्र में, लेकिन खेती बाड़ी के काम में तो वो कुछ उनकी हेल्प कर ही सकता है। तो इस तरह से मोहन लेकर निकला हंसुए को, लेकिन देखता है कि हंसुए की जो धार है वो ख़त्म हो चुकी है काफ़ी दिनों से रखे होने के कारण। तो इसलिए उस धार को बनाने के लिए, उस हंसुए की धार को तेज करने के लिए वह शिल्पकार टोले की ओर धनराम के यहाँ जाता है ताकि हंसुए को वो उसकी धार को ठीक करवा सके। जब आता है तो यहाँ पर धनराम अपने बाएं हाथ से धौंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्ठी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट रहा था और मोहन भट्ठी से दूर हटकर एक खाली कनस्टर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। अब वहाँ पे आता है तो बड़े जिज्ञासा से और पूरी तरह कंसंट्रेट होकर वो धनराम के उस लोहारी के कार्य को कि कैसे वह किसी औजार को गर्म करता है, पीटता है और उसे अच्छी तरह से गढ़कर उसे बनाता है। वो उसकी कारीगरी को बड़े ध्यान से देख रहा है। उसकी कार्यशाला में एक कोने पर वो कनस्टर के ऊपर बैठकर, अब दोनों अपने बचपन में चले जाते हैं और बचपन में जाकर उन दिनों की याद करते हैं जब वो स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। मोहन अपने
गुरु के बारे में जो गांव की पाठशाला में पढ़ाते थे, जिनका नाम त्रिलोक सिंह था, उसकी चर्चा करता है कि क्या अभी वो ज़िंदा हैं। तो मोहन कहता है नहीं, अभी वो पिछले साल ही गुजरे हैं। और दोनों मास्टर साहब को याद करते हुए, अपनी उस स्कूल के जीवन की याद करते हुए वो बचपन की दुनिया में लौट जाते हैं। अब शुरू होती है उनके बचपन की कहानी। बैकग्राउंड में चले जाते हैं। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चारदीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले धमाचौकड़ी मचाते, उठापटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूख गया है, कड़े स्वर में पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समवेत स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज। मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। अब जब बचपन की दुनिया में लौटते हैं तो स्कूल की शुरुआत कैसे होती थी उसकी याद करते हैं कि पहले जब स्कूल आते थे तो मास्टर त्रिलोक सिंह पहले स्कूल के बाहर एक दुकान थी, वहाँ पर हुक्का पीते थे और हुक्का पीकर स्कूल में आते थे। और पूरा दृश्य के बारे में जो जब याद करते हैं कि जैसे ही मास्टर साहब स्कूल में आते थे तो चारों तरफ जो बच्चे खेलते कूदते रहते थे, वे सारे बच्चे एकदम सकपका कर अपने अपने स्थान पर स्थिर हो जाते थे, डर जाते थे मास्टर साहब को देखकर। और वो सबको घूरते हुए कहते कि अभी प्रार्थना हुई या नहीं हुई। और कुल मिलाकर इतना था कि वो मोहन को याद करते हैं, जो कि पुरोहित खानदान का एक कुशाग्र बुद्धि का बालक था और जिसे पढ़ने लिखने में ही तेज नहीं था, बल्कि वह अच्छा गायन और वादन में भी एक्सपर्ट था, बहुत अच्छा था। इसलिए पूरे स्कूल की जो एक संचालन की, अनुशासन की और स्कूल को व्यवस्थित करने की जो जिम्मेदारी है, मास्टर ने मोहन को दे रखी थी। तो जब उन्हें पता चल जाता है कि अभी प्रार्थना नहीं हुई तो पूछते हैं कि मोहन नहीं आया क्या? अर्थात जब तक मोहन नहीं होगा तब तक स्कूल की प्रार्थना नहीं होगी। वही प्रार्थना शुरू करता था और वही उसी के प्रार्थना से स्कूल के पठन पाठन की शुरुआत होती थी। मास्टर त्रिलोक सिंह के प्रति मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन को बहुत न केवल मानते थे, बल्कि उसे भविष्य का एक बहुत सफल इंसान भी उसके अंदर देखते थे। और क्योंकि मोहन जो भी सवाल वो पूछते थे सारे बच्चों से, जब कोई नहीं जवाब दे पाता था तो मोहन उसका बड़े बारीकी से, बहुत सही तरीके से उसका ऐसा जवाब देता कि मास्टर साहब पूरी तरह संतुष्ट हो जाते और जो बच्चे जवाब नहीं दे पाते थे उन बच्चों को दंड देने का काम मोहन पर डाल देते। तो इस तरह से मोहन की पूरे स्कूल में धाक थी और वह सभी के आँखों का तारा था, न केवल मास्टर साहब का बल्कि स्कूल के सभी बच्चे उसके
उसका सम्मान भी करते थे और उससे डरते भी थे। तो यहाँ पर आज मैं व्याख्या ख़त्म कर रहा हूँ। कल इसके आगे की मैं व्याख्या शुरू करूँगा। जो भी लाइव क्लास होगा उस क्लास में आप इस व्याख्या से संबंधित जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो, कोई कठिन शब्द है, उसको आप अच्छी तरह से लाइव क्लास में जो गूगल मीट की क्लास होती है उसमें आप अच्छी तरह से उसमें सारी अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं।